नमस्कार दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे हमारे विभिन्न सदन के महासचिव के बारे में। बात करेंगे कि कितने तरह के सत्र लगते हैं हमारे, कौन बुलाता है उस सत्र कह लो, अधिवेशन कह लो या सेशन कह लो, कौन बुलाता है उसे। और हम बात करेंगे इसमें कि हमारे जो प्रश्नकाल हैं वो कितने तरह के होते हैं, शून्यकाल क्या होता है। तो इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस लेक्चर को देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये पता है कि संसद हमारी भारत की एक संसद होगी, है ना, और संसद के 3 अंग होंगे। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 79 में मिलता है। आर्टिकल 80 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको संसद का एक सदन राज्यसभा देखने को मिलती है ना। उसके बाद राज्यसभा के बारे में उल्लेख इसमें दिया गया है। इस तरह से 81 जब आप देखेंगे तो उसमें हमारा निम्न सदन, है ना, लोकसभा, है ना, हाउस ऑफ पीपल जिसे कहते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं राज्यसभा को। तो 81 में बताया गया है लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो आपने देखा कि संसद लिखा हुआ है 79 में, 80 में लिखा है राज्यसभा और 81 में लिखा है लोकसभा। तो मैं यहाँ पे इन 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ संसदीय प्रक्रिया, है ना। संसदीय प्रक्रिया, देखिए संसदीय प्रक्रिया से मतलब है, अब इस लेक्चर में हम डील करेंगे संसद का सचिवालय। आपको मालूम है संसद 2 तरह की भी मैंने बताया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए भी एक अलग से सचिवालय है और राज्यसभा के लिए भी एक अलग से सचिवालय है, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर सचिवालय हैं तो इन सचिवालय का कोई तो प्रमुख होगा, तो उसे महासचिव कहते हैं। तो इस तरह से लोकसभा के सचिवालय का भी एक महासचिव होता है और उसी तरह से राज्यसभा के सचिवालय का भी एक महासचिव होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब आप सोचेंगे सर ये लोकसभा का जो सचिवालय है या राज्यसभा का जो सचिवालय है ना, सचिवालय के आपने कहा कि कोई ना कोई महासचिव होते हैं। इन महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, कई बार प्रश्न ऐसा आ जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर वो महासचिव लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख है, मतलब अगर वो महासचिव है लोकसभा के सचिवालय का, तो उसे लोकसभा स्पीकर नियुक्त करेंगे। और अगर वो सचिव है राज्यसभा के सचिवालय का, तो उसे राज्यसभा के सभापति, जो कि, और आपको मालूम है ना राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, है ना। तो इनके रिस्पेक्टिव हाउस के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो ही नियुक्त करते हैं महासचिव को, है ना। तो लोकसभा के सचिवालय के महासचिव को लोकसभा स्पीकर नियुक्त करेंगे और राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव को राज्यसभा के सभापति, जो कि खुद उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया हुआ है। ये क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, अब इस आर्टिकल में लिखा क्या है, चलिए सर ये तो हम समझ गए कि संसद का सचिवालय का उल्लेख इसमें मिलता है और आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सचिवालय की बात है, सचिवालय में कर्मचारी होंगे। भाई महासचिव भी तो इनका कर्मचारी ही है ना सचिवालय का, बस वो प्रमुख है। तो बात है कि महासचिव के नीचे और भी लोग होंगे, और भी अधिकारी होंगे, तो वो कर्मचारी होंगे। तो इनकी नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें, इन सब का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया हुआ है? क्या 98 में सब लिखा हुआ है? तो याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 98 में ये जरूर लिखा हुआ है कि संसद सचिवालय का उल्लेख करता है ये, है ना। लेकिन इसके कर्मचारियों के लिए कि मतलब कितनी सेवा रहेगी, कितने समय तक रहेंगे, या नियुक्ति कब होगी, कब रिटायरमेंट लेंगे, कैसी सेवा रहेगी, क्या क्या इनको ट्रीटमेंट मिलेंगे, तो ये सारी पावर इस आर्टिकल ने दे दी कि कर्मचारियों के लिए जो भी नियम बनाना है वो बनाएगी भारत की संसद। ठीक है, अब देखिए, तो मतलब इनसे जुड़े जितने भी कानून है वो संसद को ताकत दे दी गई है बनाने के लिए। लेकिन मान लो कि भाई संसद नहीं चल रही है, कुछ नहीं है ना, तो इसको ऐसा ना कह के ऐसा कहना चाहिए कि मान लीजिए जब तक संसद कानून नहीं बना रही है ना, अगर संसद कानून नहीं बनाएगी तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, है ना, कि वो फिर इन कर्मचारियों के लिए, है ना, जो सचिवालय के कर्मचारी, देखिए ध्यान सुनिए, मैं सचिवालय कर्मचारी बोल रहा हूँ। तो अगर संसद कानून नहीं बनाएगी इनके लिए, इनकी सेवा, इनकी शर्तें, इनकी नौकरी, है ना, कब रिटायर होंगे, कब नियुक्त होंगे, है ना, कैसे कैसे रहेगा इनका, है ना, अगर ये सब चीज़ों के बारे में संसद डिस्कस नहीं करती, संसद कानून नहीं बनाती, तो अधिकार सीधे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति दोनों को मिला करके फिर कानून बनाएंगे, है ना। तो ये उनके पास पावर है कि अगर संसद कानून नहीं बनाती कर्मचारियों के लिए, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की सभापति के मदद से, सहायता से इनके लिए जो है कानून बना सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये तो मैं, अब आप सोचेंगे सर ठीक है हम समझ गए कि महासचिव होता है लोकसभा के सचिवालय का और राज्यसभा के सचिवालय का, है ना, ये इनका प्रशासनिक प्रमुख होता है। लेकिन सर ये है क्या, इसका दर्जा क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने सुना है कैबिनेट, है ना, कैबिनेट आपने सुना होगा दोस्तों। देखिए जो पूरी मंत्रिमंडल होती है ना, पूरी जो मंत्रिमंडल जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है,
मंत्रिपरिषद का थोड़ा सा हिस्सा होता है कैबिनेट मंडल। ये क्लियर है ना, इसे कैबिनेट मंडल कहते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल कह लो आप। तो मैंने आपसे कहा कि मंत्रिपरिषद का थोड़ा सा हिस्सा होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट होता है। याद रखिए मंत्रिपरिषद में सारे लोग होते हैं, है ना। मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, इसमें राज्य मंत्री भी होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं आप, मैंने आपको बता के रखा है ये सारा कुछ। तो देखा आपने कि कई तरह के मंत्री जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे मंत्री जो हैं ये सबके सब मंत्री परिषद कहलाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा कैबिनेट मंत्री कहलाता है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े मंत्रालय, जैसे कि वित्त मंत्रालय है ना, ये आपका रेल मंत्रालय, आपका रक्षा मंत्रालय, ठीक है, और आपका गृह मंत्रालय। तो ये सारे के सारे जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, तो ये ज़्यादा नहीं होते हैं, 10-5 ही होते, 10 से लेकर के 15 तक होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अभी देखिए, तो मैंने ये नाम क्यों लिया? देखिए, अगर कैबिनेट है और अगर ये बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय, जब मैं कहता हूँ गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, तो ये कैबिनेट है। तो बनी बात है, अगर ये मंत्रालय है तो इसका भी तो सचिव होगा, है ना, इसका भी तो सचिव होगा। तो बिल्कुल सही, आपने सुना होगा हमारे प्रमुख सचिव, है ना, जिन्हें हम कैबिनेट सचिव कहते हैं। और कैबिनेट सचिव आपको मालूम है दोस्तों, ये भी एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। और कैबिनेट सचिव भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। याद रखिए मैंने क्या कहा, जो कैबिनेट सचिव हैं, है ना, कैबिनेट सचिव को कहते हैं भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये पूरे भारत के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि ये जो महासचिव हैं सचिवालय के, ठीक है, ये याद रखिए, ये लोकसभा सचिवालय के महासचिव हैं और ये राज्यसभा के। तो ये जितने भी महासचिव हैं ये भी तो आईएएस ऑफिसर होते हैं, और कैबिनेट सचिव भी तो आईएएस ऑफिसर होता है। तो पहले 1990 तक दोस्तों इनके बीच में बहुत फ़र्क किया जाता था, है ना, कि मतलब ये वाले जो हैं थोड़े से कम लेवल के हैं और ये जो है ये सबसे बड़े हैं। लेकिन 1990 के बाद ये जो जितने भी महासचिव हैं लोकसभा या राज्यसभा के दोनों, है ना, और अब इनका जो दर्जा है वो कैबिनेट सचिव के बराबर हो गया। तो आपको सन याद रखना है कि 1990 के बाद महासचिव का दर्जा जो है वो कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया गया है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। और आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन होंगे, एक आईएएस होंगे। अच्छा, कई बार डाउट, अच्छा सबसे पहले देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की पहली महिला, है ना, पहली महिला महासचिव कौन है जो महासचिव बनी है, मतलब ये आईएएस ऑफिसर है, समझ गए ना आप, और ये एमपी कैडर की हैं, और ये हैं अभी मालूम ही आपको, स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, ठीक है दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव। अब ये लोकसभा की पहली महिला है ना। इनसे पहले ऑलरेडी अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला महासचिव, तो आपका आंसर रमा देवी होगा, ठीक है। पहली महिला, देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं दोस्तों, मैं तीनों क्लियर करता हूँ। आपसे पूछा जाए किसी भी सचिवालय की, किसी भी सचिवालय, है ना, किसी भी सचिवालय, नाम नहीं लेगा, लोकसभा राज्यसभा ऐसे नहीं बोलेगा। तो आप अगर सिर्फ इतना पूछे कि पहली महिला महासचिव, तो आपका आंसर रमा देवी होना चाहिए। अगर पूछ ले कि पहली महिला महासचिव लोकसभा, तो आपका स्नेहलता श्रीवास्तव होना चाहिए। और अगर पूछ ले कि पहली महिला महासचिव राज्यसभा, तो भी आपका आंसर रमा देवी होनी चाहिए। और रमा देवी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रही है, मालूम है ना, चुनाव आयोग है हमारा, है ना। तो चुनाव आयोग जो कि आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, जिसका वर्णन, जो कि चुनाव आयोग वो है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लोकसभा के चुनाव करवाता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो अब देखिए इन महासचिव लोग का आखिर काम क्या होता है। तो ये जो महासचिव होते, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि 324 के तहत जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ लिया है, राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है चुनाव आयोग करवाएगा, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग करवाएगा। तो चुनाव आयोग करवाने का मतलब क्या है, चुनाव आयोग तो करवाएगा, लेकिन किसी न किसी अधिकारी को नियुक्त तो करेगा ना, है ना, वो नियुक्त तो करेगा ही उनको। तो फिर कौन से अधिकारी को जो है नियुक्त करेगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा होगा। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें जब राष्ट्रपति की बात हो और उपराष्ट्रपति की बात हो, तो चुनाव आयोग जिसको क्या कहना चाहिए, जिसको ऑफिसर बनाता है, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाता है, या फिर कह लो पीठासन बनाता है, मतलब जो चुनाव करवाएगा, जो निगरानी रखेगा, वो कौन होता है, वो किसको नियुक्त करते हैं ऐसा, वो होते हैं अपने महासचिव,
है ना। अब आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति में कौन से महासचिव आते हैं, लोकसभा के कि राज्यसभा के, और यूपी और क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन होते हैं पीठासन अधिकारी। मतलब चुनाव आयोग किसको पीठासन अधिकारी बनाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और किसको चुनाव अधिकारी बनाता है या पीठासन अधिकारी बनाता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाता है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। तो याद रखिए दोस्तों, ऐसा कोई कहीं पर भी लिखा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है ना, चुनाव आयोग क्या करेगा, अगर मान लीजिए उसने एक बार, है ना, मान लीजिए कि इस साल अगर उसने लोकसभा के महासचिव को नियुक्त किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो अगली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तब राज्यसभा के महासचिव नियुक्त होंगे। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों। इस तरह मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट चलते रहते हैं, यानी एक बार लोकसभा के महासचिव पीठासन अधिकारी बनते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, और अगली बार फिर राज्यसभा के महासचिव, है ना, राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनते हैं दूसरे वाले में, और फिर इनके बाद कौन बनेगा, लोकसभा के सचिवालय के महासचिव। समझ गया ना इस बार। फिर अगले में राज्यसभा, और ऐसे चलता है दोस्तों उपराष्ट्रपति में भी। अगर उपराष्ट्रपति में एक बार चुनाव अधिकारी या पीठासन अधिकारी भी कहते हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जिसे चुनाव आयोग नियुक्त करता है चुनाव करवाने के लिए, तो वो हो सकता है कि एक बार राज्यसभा के महासचिव हो, और हो सकता है कि एक बार वो लोकसभा के महासचिव हो। ये क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। तो मैंने कुछ नाम भी बताए, फैक्ट भी बताए, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, क्या कितना, जैसे 5 साल, ऐसा 6 साल। नहीं दोस्तों, ये IAS ऑफिसर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं। मतलब लोकसभा का महासचिव कॉन्ट्रैक्ट बेस है, राज्यसभा का महासचिव कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उतने तक वो नौकरी करेंगे। अब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल लिखा हो, 2 साल लिखा हो, 5 साल लिखा हो, 12 साल लिखा हो, अरे कई हमारे महासचिव तो 12 साल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या मैंने आपको बताया कि अब जितने भी हमारे महासचिव हैं, इन सबकी जो रैंक है किसके बराबर इनका दर्जा हो चुका है, सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव के बराबर हो चुका है। यानी जो सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी वही सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। इस बात का ये मतलब हुआ, ठीक है दोस्तों। बनी बात है, त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र दे देंगे अध्यक्ष को। अगर लोकसभा का महासचिव है तो लोकसभा के स्पीकर को अपना त्यागपत्र दे देगा, मालूम है ना। तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ही इनको नियुक्त करता है और वो इनसे त्यागपत्र लेता है। इसी तरह से सेम राज्यसभा में भी जो महासचिव है वो राज्यसभा के सभापति को इस्तीफा देंगे, और शपथ भी उन्हीं से तो लेते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों। मतलब महासचिव की पूरी कहानी लोकसभा के स्पीकर पे ही नियुक्त होकर के वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें तो हमने करी। अब बात कर लेते हैं सीधे आर्टिकल 85 की, जिसमें आपको मालूम है ना हमारे पास संसदीय सत्र की बात होती है। संसदीय सत्र क्या होता है दोस्तों, जो बैठकें लगती हैं, आप टीवी में देखते रहते हैं, बिल्कुल हो हल्ला करते हैं, है ना, सब आपको बैठे दिखते हैं, राहुल गांधी, मोदी जी सब बैठे मिलते हैं, जो आपको, है ना, अपनी अपनी बड़ी बड़ी चेयर में सफ़ेद कुर्ता पहने हुए, है ना। तो ये संसदीय सत्र होता है दोस्तों, है ना। इसे सेशन भी कहते हैं और इसे अधिवेशन भी कहते हैं, और आप बैठक भी कह सकते हो। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि संसद की जब बैठक होती है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक होती है, इसीलिए संसदीय बैठक कहा जाता है। अब आपको दिख रहा है कि अगर ये संसद है तो संसद तो तीसरे को मिला के बनती है और वो राष्ट्रपति है। तो बनी बात है कि अगर लोकसभा राज्यसभा की बैठक होनी है तो राष्ट्रपति को तो आप भूल नहीं सकते। तो इनकी बैठकें बुलाने का अधिकार किसके पास है, आज ये अधिकार है हमारे राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति ही संबोधन करते हैं और इनकी बैठक को बुलाते हैं। और ये देखिए, राष्ट्रपति ही फिर सत्रावसान भी करते हैं। सत्रावसान का मतलब है कि अब सत्र खत्म होता है, मतलब दोनों ही चीज़ें, मतलब स्टार्ट भी राष्ट्रपति करवाते हैं और ख़त्म भी राष्ट्रपति से ही होता है। ये बात क्लियर होगी दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, है ना। अब देखिए आर्टिकल 85 ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते हैं। ये कहा गया है कि 1 वर्ष में यानी 1 ईयर में 2 सत्र होंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम नहीं लिखा है कि कौन से सत्र होंगे, सिर्फ इतना कहा गया आर्टिकल 85 में कि 1 साल में 2 सत्र होंगे और वो हर 6 महीने में होंगे, तभी तो 1 साल होगा, है ना। 6 महीने में 1 सत्र हो गया, फिर अगले 6 महीने में दूसरा हो गया, तो हो गया 1 साल। तो 1 साल में कितने सत्र कहा गया है, 2 सत्र बुलाने के लिए कहा गया है ना, और 6 माह के गैप में कहा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों कभी कभी कि जैसे मान लो क्या ये जो है अपना ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, है ना। आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर राष्ट्रपति तो हर काम PM की सलाह पर करते हैं,
यानी प्रधानमंत्री मोदी जब तक सलाह नहीं देंगे तब तक तो कुछ काम नहीं करेंगे। तो क्या सर ये सत्र बुलाने का कार्य भी जो है राष्ट्रपति खुद ही करते हैं या ये भी सलाह लेते हैं? देखिए दोस्तों, ओरिजिनलिटी तो यही है कि ये सलाह तो लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक कंडीशन समझाना चाहता हूँ। सपोज करिए कि कोई एक पीएम है, प्रधानमंत्री है, उन्हें पता है कि लोकसभा में उनका बहुमत नहीं है, हो सकता है उनकी सीट किसी ने खींच ली हो। अब मुझे ये बताइए, क्या ऐसा पीएम राष्ट्रपति को ये सलाह देगा कि लोकसभा की बैठक कराओ? क्योंकि लोकसभा की बैठक जैसे ही होगी तो इन प्रधानमंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, और अगर कोई इनकी पार्टी से जा चुका है या पीछे हट गया है तो क्या ये बहुमत साबित कर पाएंगे? जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में यही हुआ था, है ना। कमलनाथ जी बिल्कुल बच रहे थे अपना बहुमत सिद्ध करने में, लेकिन राज्यपाल जी अड़े हुए थे कि नहीं भाई, आपको सिद्ध तो करना ही पड़ेगा, है ना, किसी भी हालत में सिद्ध करके दिखाइए। लेकिन फिर अंत में क्या हुआ कि उनके बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार, मतलब शिवराज सिंह चौहान बहुमत दल के नेता बन गए, तो उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से काम चलता है। तो होता क्या है कि जब भी किसी सरकार डामाडोल हो रही है, इनके समर्थक चले जाते हैं। बिल्कुल आप मध्य प्रदेश का केस ले लीजिए, बिल्कुल वही है। इनके 22 एमएलए कांग्रेस के बिल्कुल, है ना, रातों रात गायब हो गए हैं, इनका बहुमत खत्म हो गया। तो अब क्या कमलनाथ ऐसी हालत में जाना चाहेंगे विधानसभा? वो तो सोचेंगे नहीं यार, मत लगे ज़्यादा अच्छा है, लग जाएगी तो बहुमत दिखाना पड़ेगा, बहुमत है नहीं तो मैं सीएम की कुर्सी से हट जाऊंगा, है ना, ऐसा रहता है। लेकिन बाकी लोग भी शांत नहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, करो करो करो, तो बस हो गया काम। समझ गए आप दोस्तों, है ना, ये ऐसे काम होता है। तो मैं ये समझना चाहता, क्या अब आपको लगता है कि पीएम फिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति फिर स्वविवेक से भी अपना निर्णय लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पीएम आनाकानी करे लेकिन सत्र बुलाना हो, तो राष्ट्रपति अपनी पावर, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति को की पावर दिखती है आपको कि अगर पीएम आनाकानी कर रहा है बहुमत शो करने में, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से खुद ही कह सकते हैं कि भैया आपको बहुमत सिद्ध करना होगा, है ना। तो बस ऐसा ही होता है दोस्तों, फिर बहुमत सिद्ध करना ही होता है। कर गए तो ठीक, नहीं कर गए तो हट जाओगे। अब आप क्लियर हो दोस्तों? तो याद रखिए कि सत्र को बुलाने का जो है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। वो स्वविवेक से भी कार्य कर सकते हैं, खुद से भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा कि एक साल में 2 सत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको ओरिजिनलिटी बताऊंगा। देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है वो सुनिए। हकीकत ये है कि अपने यहाँ होते हैं 3 सत्र, है ना। और इतना ही नहीं है दोस्तों, 3 सत्रों के नाम तक डिसाइड है। पहला सत्र होता है बजट सत्र, है ना, साल का पहला सत्र हमारा बजट सत्र होता है। दूसरा सत्र हमारा मानसून सत्र होता है। तीसरा वाला जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो हमारे पास 3 सत्र है दोस्तों, जबकि उल्लेख कितने का दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 2 सत्रों का, और वो भी नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। तो अब आप पूछेंगे सर क्या ये किसी आर्टिकल में आते हैं, कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि 3 सत्र होते हैं उनके नाम लिखे गए? दोस्तों मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें ऐसा बताया गया हो कि 3 सत्र हमारे होंगे। तो ये कहाँ लिखा है दोस्तों? मैंने क्या कहा था आपसे कि संसदीय प्रक्रिया के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, और संसद ने कानून बनाया। तो संसद का जो कानून बना हुआ है ना, संसदीय कानून जो है, संसदीय प्रक्रिया को लेकर के जो कानून है, उसमें लिखा हुआ है कि 3 चीजें होंगी भैया, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ये संविधान में नहीं लिखा दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए अब एक सबसे प्यारी बात सुनिए। ये जो आर्टिकल 87 है, ये साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो जो साल का पहला सत्र होता है ना, मालूम है ना, अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले में, यहाँ देखिए 85 ये कहता है कि 2 सत्र होंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे और हर 6 माह में बुलाएंगे। लेकिन ओरिजिनल हमने देखा कि यहाँ पर 3 होते हैं, और इस बात का उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में है लेकिन संविधान में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, संविधान में ये बातें नहीं लिखें कि ये 3 सत्र होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर आपने देखा कि 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति वर्ष का पहला सत्र अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। मतलब जब पहली बैठक होगी तो उसे संबोधित तो किसको करना है भैया? राष्ट्रपति को करना है। अब दोस्तों इन दोनों बातों को करेक्ट करो। मैंने आपसे कहा कि 2 सत्र होंगे, फिर आपने संसदीय नियमों को पढ़ा, उसमें कहा गया कि पहला सत्र कौन सा है? बजट सत्र। फिर आपने तीसरी चीज़ पढ़ी कि 87 में लिखा है कि राष्ट्रपति साल का पहला सत्र अनिवार्य रूप से संबोधित करेंगे। तो क्या अब आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करने वाले हैं? क्योंकि यही तो फर्स्ट है, और यहाँ लिखा भी है कि पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करना ही होगा उन्हें। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे कि बजट सत्र को जो है राष्ट्रपति संबोधित करते देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के पास ये भी बाध्यता है कि राष्ट्रपति जब कोई मान लो लोकसभा चुनाव हुआ है, और लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली पार्टी आती, जो पहली बैठक होती है,
पार्टी की, उसको भी बुलाने, वो पहली बैठक बुलाने का अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ये याद रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो नई सरकार आई है वो बजट के टाइम पे ही आएगी। और आपको मालूम है ना क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भाई कोई भी सरकार कभी भी आती जाती रहती है ना, तो ये क्लियर नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भैया लोकसभा जब नई चुन करके आए तो उसके बाद का पहला सत्र तो राष्ट्रपति को संबोधित करना ही पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, साल में 2 होते हैं ऐसा लिखा है आर्टिकल में, लेकिन संसदीय प्रक्रिया का नियम कायदा कानून अलग बनाया, उन्होंने 3 किए। उन्होंने पहले वाले को बजट कहा, दूसरे वाले को मानसून और तीसरे वाले को शीतकालीन कहा। फिर 87 आर्टिकल में लिखा गया कि पहले सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो हमने देखा कि पहला सत्र तो बजट ही निकल गया इनके नियम के हिसाब से, इसीलिए वो उसको जो है बुलाते हैं। ये क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अब इसका कार्यकाल क्या है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि ये फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक जाता है दोस्तों, है ना, सबसे। और इसी कारण से ये जो बजट सत्र है, साल का पहला सत्र जो बजट सत्र है, ये तीनों सत्रों में सबसे अधिक लंबा सत्र है, सबसे अधिक लंबा सत्र। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को जो मैंने आपसे कहा, है ना, ये सबसे बड़ा सत्र होता है। और ये देखिए जरा, ये 2 चरणों में होता है। ये 3 सत्रों में एकमात्र ऐसा सत्र है जो 2 चरणों में होता है दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ा भी यही है, मैंने आपको बताया 2 चरणों में होता है। अब 2 चरणों में होने का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक बजट सत्र है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बजट सत्र है तो बजट जब पेश होता है, जैसे मान लो 5 फरवरी को पेश हुआ, तो इसके बाद क्या है कि 15 से 20 दिन के लिए तो भाई डिस्कशन चलेगा ना, क्योंकि बजट की बात है, पैसे की बात है। तो ये जो डिस्कशन वाला मामला होता है 15 से 20 दिन का, इसमें सत्र को स्थगित कर दिया जाता है ना। मैं संसद स्थगित नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर सदन स्थगित नहीं हो रहा कि आप सोचो कि लोकसभा स्थगित हो गई या राज्यसभा स्थगित हो गई। यहाँ पर सत्र स्थगित हुआ है, जो बैठक थी वो स्थगित हुआ है। और कितने दिन के लिए हुआ है? 15 से 20 दिन के लिए सत्र जो है वो हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही 15-20 दिन तक डिस्कशन हो जाएगा तो फिर इसके बाद दोबारा से बुलाया जाएगा। दिख रहा है आपको, 2 चरणों में होता है ना, मतलब एक बार खत्म करके दोबारा चालू करते हैं इसे, ये ऐसा काम है, इसीलिए इसे 2 चरणों वाला कहा जाता है। एकमात्र ऐसा सदन है और सबसे बड़ा भी है अवधि के हिसाब से। दूसरा आता है दोस्तों मानसून सत्र, या फिर कह लो ग्रीष्मकालीन सत्र। कई बार तो ये पूछ लेते हैं मानसून सत्र को और क्या कहते हैं, तो ग्रीष्मकालीन सत्र कहते हैं। ये जुलाई से स्टार्ट होता है और अगस्त पे जाकर के खत्म होता है। ये अक्सर मैं टाइम बता रहा हूँ, फिर भी आपको दिमाग में रखना है। और शीतकालीन सत्र दोस्तों, ये अवधि के हिसाब से सबसे छोटा सत्र है। सबसे बड़ा कौन सा बताया मैंने? ऊपर वाला जो भी आपने देखा, बजट सत्र। और सबसे छोटा कौन सा सत्र होता है दोस्तों? सबसे छोटा होता है आपका शीतकालीन सत्र। ठीक है, और बस इतना पता हो कि मानसून वाले को ग्रीष्मकालीन कहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आर्टिकल 87 की बात करी, जिक्र की, है ना, जिसमें आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। इसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र को भी राष्ट्रपति ही बुलाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, है ना, कि राष्ट्रपति जो है 2 काम करते हैं। एक तो साल का पहला सत्र बुलाएंगे, और पहला सत्र अनफॉर्चुनेटली निकल जाता है बजट सत्र, इसलिए बजट सत्र को बुलाते हैं। और जब भी नया लोकसभा चुनाव होगी और उस पार्टी की जब बैठक होगी, उस पार्टी की नहीं कहना चाहिए, नया लोकसभा चुनाव जब होता है तो उसके बाद का जो बिल्कुल तुरंत बाद वाला जो है ना सत्र, उसको भी बुलाने को किसके लिए कहा, उसको भी किसको बुलाने के लिए कहा गया है? राष्ट्रपति को ही संबोधित करने के लिए कहा गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट से प्रश्नकाल के ऊपर, है ना, जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन आवर कहते हैं। ये आपको पता होगा कि हम इसे इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। आखिर ये प्रश्नकाल होता क्या है दोस्तों? देखिए, प्रश्नकाल ऐसा होता है कि जिसमें सांसद जो होते हैं हमारे, है ना, जितने भी सांसद होते हैं वो मंत्रियों से, ठीक है, वो मंत्रियों से, मंत्रियों मतलब समझ लो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्री, और ये नॉर्मल सांसद है, बस इधर उधर के हैं, बस ये सवाल पूछते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि सत्र की बैठक आखिर होती कब है। देखिए, संसद की जो बैठक है, सत्र की जो बैठक है, वो 11 बजे होती है। और जब 11 बजे होती है तो 11 से 12, ये देखिए पहला ही घंटा, ये कहलाता है प्रश्नकाल। अब इसमें क्या पूछा जाता है दोस्तों? इसमें ये पूछते हैं, जितने भी सांसद होते हैं वो मंत्रियों से ये पूछते हैं कि भाई आपने फला काम क्यों किया, है ना, ये वाला काम क्यों नहीं किया, आपने ये निर्णय क्यों लिया, आपने ये निर्णय क्यों नहीं लिया, है ना, आपने ऐसी जगह पर पैसे क्यों खर्च किए, आपने उस जगह पर खर्च क्यों नहीं किए। तो आप देख रहे हो सरकार पर लगाम रखी जाती है इस तरह के सवालों से, है ना। इसीलिए हमारे जो संसदीय ढांचा बड़ा प्यारा है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा, बैठक होती है 11 बजे और 11 से 12 तक का पहला ही ये घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें ये सारी चीज़ें सांसद पूछते हैं मंत्रियों से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 11 से लेकर के यहाँ तक का। अच्छा सांसद मंत्रियों से, अब आपको ये पता है कि सांसद जो है मंत्रियों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न पूछते हैं ना प्रश्नकाल में, प्रश्नकाल के जो प्रश्न हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित, अल्पावधि, है ना, और एक और होता है जो प्राइवेट आदमी के लिए होता है।
आपको दिख रहा है कि इन सभी में प्रश्न पूछने का अधिकार सांसद के पास है ना, तारांकित हो चाहे अतारांकित हो, चाहे अल्पावधि हो या कोई भी हो। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनमें स्टार लगा होता है, ठीक है। अब इनको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो देखिए काम क्या होता है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप सांसद हैं, है ना, और आप लोकसभा में के सांसद हैं। अब आपको सरकार के मंत्री से कुछ प्रश्न पूछने, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप हाउस में खड़े हो तुरंत उनसे हल्ला बोल दो, भाई ये बताओ वो बताओ, नहीं। एक नियम, एक कायदा कानून बनाया गया है, संसदीय प्रक्रिया, वही तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो वो नियम ये बनाया गया कि अगर किसी भी सांसद को कोई भी सवाल पूछना है तो पहले वो अपने सवाल को एक पन्ने पे लिख ले, और 15 दिन पहले, ये देखिए जरा दोस्तों, दिन देखिए, 15 दिन पहले जो है महासचिव को उस प्रश्न का प्रारूप भेज दे, है ना। उसे उस प्रश्न पत्र में ये लिखना पड़ता है कि वो किस मंत्री से सवाल चाहता है, उसका सवाल क्या है ना, जो सांसद पूछ रहा है उस सांसद का नाम क्या है, और वो किस निर्वाचन क्षेत्र से आता है। इस तरह की चीज़ें सब की सब उसमें बतानी पड़ती हैं, और ये भी बतानी पड़ती हैं कि आपको प्रश्न का जो जवाब है आपके, वो किसी भी मंत्री से कैसा चाहिए, तारांकित चाहिए, अतारांकित चाहिए, है ना, लिखित चाहिए कि मौखिक चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, जब आप उसमें ये लिख देते हैं कि आपको जो जवाब है वो मौखिक रूप से चाहिए, है ना, तो देखिए यहाँ पर समझ गए ना कैसे होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे संसद में खड़े हुए सवाल पूछ दिया, पहले आपको सवाल का प्रारूप यानी क्वेश्चन पूरा तैयार करके महासचिव के पास भेजना पड़ेगा, है ना, और उसमें सब लिखना पड़ेगा कि भैया आप कौन हो, किस एरिया से सांसद हो, आपको किस मंत्री से सवाल पूछना है, क्या सवाल क्या है ना, आपको जो उत्तर चाहिए उस मंत्री से वो लिखित में चाहिए कि मौखिक में चाहिए, तारांकित होने चाहिए, अतारांकित होने चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आपने जवाब उनसे मांगा हुआ है मौखिक रूप से, तो मौखिक रूप से जवाब जिस सवाल का जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है मंत्री द्वारा, इस तरह के सवाल को कहते हैं क्या, तारांकित, है ना। इस तरह के सवालों के ऊपर स्टार लगा होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये जो तारांकित वाले प्रश्न होते हैं, तारांकित समझ गया ना, जिसका मौखिक उत्तर मिलने वाला है आपको, है ना, मौखिक, लिखित नहीं मिलेगा, ये मौखिक मिलेगा, ठीक है, वर्बल है ये, बिल्कुल लिखित मिलेगा। इस सवाल के ऊपर स्टार लगा होगा, अगर मौखिक एक तो तारांकित है तो इसलिए स्टार लगा होगा, और ये मौखिक जवाब होगा इस प्रश्न का, ठीक है, उत्तर मौखिक रूप से मिलेगा। और जो उत्तर मिलेगा अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा से उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना, मतलब अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मतलब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो तारांकित के क्या क्या हो गई भैया क्वालिटी, तारांकित प्रश्न होते हैं जिस पर स्टार लगा होता है, जिसका उत्तर मौखिक रूप से मिलता है, और संतुष्ट ना होने पर एक पूरक प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। 15 दिन पहले आपको इसे सूचना देनी पड़ती है। अब बात है कि कब नहीं होता है ये प्रश्नकाल, कब नहीं लगता है, मतलब 11 बजे तो बैठक हुई, 11 से 12 चलता है अपना प्रश्नकाल, तो ऐसा कभी होता है क्या कि किसी सत्र में ना लगे, बिल्कुल होता है दोस्तों, है ना। अब देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आर है, सवाल पूछना है। अब मान लो कोई लोकसभा नई चुनकर, नया चुनाव हुआ है लोकसभा का, है ना, अब सोचिए जरा, इनकी पहली बैठक है जिसको राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, ये तो आपको मालूम है आर्टिकल 87 के तहत, है ना, क्योंकि पहला सत्र उन्हें करना ही पड़ेगा लोकसभा चुनाव जब होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब मान लीजिए कि भैया इनने बुलाया, है ना, इनने बुलाया भैया कि जो है अब मैं सत्र बुला रहा हूँ, राष्ट्रपति जी ने ऐसा कह दिया। अब आप मुझे बताइए, अभी अभी तो ये चुन के आए हैं, क्या अब आप इनसे 11 से 12 तक का कुछ सवाल पूछेंगे? भाई वो नए हैं, उन्होंने तो अभी काम किया नहीं, है ना, जब 1 साल काम कर लेंगे, हाँ तब पूछो आप। ये बात क्लियर होगी बात, 1 साल की जरूरत नहीं है, 6 महीने काम, मतलब पहली बैठक में उनके प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, दूसरी बैठक में आप पूछ सकते हो कि 6 महीने कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा, इसीलिए तो हर 6 महीने में बैठक बुलाई जाती है दोस्तों, ठीक है, एक बात याद रखिए। और दूसरी बात, जब बजट पेश करते हैं जिस दिन, है ना, मान लीजिए सत्र की बैठक हुई और उस दिन बजट की बात हो रही है, उस दिन बजट पेश करना है, तो बजट के दिन 11 से 12 भी कोई प्रश्नकाल नहीं उपलब्ध होता है, ये याद रखिएगा। और तीसरा और आखिरी याद रखिए कि राष्ट्रपति जिस दिन अभिभाषण देते हैं, मतलब जिस दिन बुलाते हैं सत्र की बैठक को, उस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता है ना, जिस दिन अभिभाषण देते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अब अतारांकित क्या होंगे दोस्तों, बिल्कुल उल्टा। तारांकित मैंने क्या बताया था, जिस पर स्टार होता है, अतारांकित में स्टार नहीं होता है। तारांकित क्या होता है, जिसका उत्तर आपको मौखिक मिलता है, लिखित और मौखिक मिलता है, लेकिन अतारांकित में मौखिक नहीं, लिखित में मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आप पूरक प्रश्न पूछ पाए थे, लेकिन यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछना मना है, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखिए,
ठीक है। अब तीसरा बचा भैया, दो हो गए, तारांकित अतारांकित, एक मौखिक एक लिखित, है ना, एक स्टार के साथ एक बिना स्टार के साथ। एक में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन एक में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों अल्प सूचना प्रश्न, इसको 10 दिन पहले जो है देना पड़ता है। अभी तक के जितने भी थे उनको 15 दिन पहले देना पड़ता था। इसमें अवधि कम है इसीलिए इसे अल्प सूचना। मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा प्रश्न होगा जो ज़्यादा ज़रूरी होगा, यानी तत्कालिक महत्व को देखते हुए अल्प सूचना प्रश्न होते हैं जिनको 10 दिन के अवधि में, ये 10 दिन की अवधि वाले प्रश्न 10 दिन पहले उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर तारांकित अतारांकित में है तो 15 दिन पहले, और अगर अल्प अवधि में है तो 10 दिन पहले। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। चलिए अब एक लास्ट बचता है दोस्तों आज की क्लास का अपना शून्यकाल। ये शून्यकाल क्या होता है, 0 क्या होता है, क्या इसका उल्लेख है कहीं पर ऐसा, तो याद रखिए दोस्तों, ना इसका उल्लेख संविधान में है, और सबसे बड़ी बात जो संसदीय प्रक्रिया आप पढ़ रहे हो जिसको संसद के नियम कायदे, देखिए संसद के नियम प्रक्रिया के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही है। क्लियर है ना, खुद संसद के पास है। जब तक संसद नहीं करेगी तो फिर राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की मदद से करते हैं। ठीक है, मतलब है ये अधिकार संसद के पास, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मानेंगे इन्होंने अपने नियम में भी कहीं पर भी शून्यकाल का उल्लेख नहीं किया है। तो क्या हुआ दोस्तों कि ना ही इसका संविधान में कहीं उल्लेख है और ना ही संसद की जो नियम की बुक है कि भाई संसद ऐसी चलेगी उसमें भी कहीं शून्य का नहीं है। तो ये किसने दिया दोस्तों, ये दिया है मीडिया ने, है ना, 0 मीडिया ने दिया दोस्तों। ये शून्यकाल कैसा होता है ना, प्रश्नकाल की, देखिए प्रश्नकाल के बाद का जो काल होता है उसे ही शून्यकाल कहते हैं। मतलब मान लीजिए 11 बजे बैठक हुई, 11 से 12 आपने चला इधर चला, तो 11 से 12 बैठक होने के बाद क्या होता है कि कुछ सांसद जो है पूछ लेते हैं, तो ऊपर जो गैलरी में बड़े बड़े कैमरामैन और मीडिया होते हैं ना, तो उन्होंने ये चीज़ देखी हुई, नोट की। अच्छा मतलब जब भी प्रश्नकाल खत्म होता है कुछ लोग बंदे रेंडमली क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसे शून्यकाल कह दिया। मतलब दिस नेम इज गिवन बाय मीडिया। क्लियर हो दोस्तों, तो याद रखिएगा कहीं पर भी संविधान में शून्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है और ना ही इसका उल्लेख मिलता है हमें संसद की प्रक्रिया की नियमावली यानी पुस्तकों में। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना, तो इतना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।